आज के शो में ज़िमनी इंतखाबात का मैदान सज गया, किसका पलड़ा भारी। महंगाई का बढ़ता बोझ क्या मौजूदा हुकूमत के लिए सियासी नुकसान का बाइस। अस्सलाम वालेकुम। बसपर्दा हकायक सनसनीखेज इंकशाफात प्रोग्राम बेनकाब में हूँ आपके साथ सिफान खान। नाज़रीन, सब में पहले शुरुआत करेंगे पंजाब में सजने वाला इंतखाबी मैदान आखिरकार किसका पलड़ा होगा भारी। सबकी नजरें इंतखाबात के ऊपर, कांटेदार मुकाबले की तवक्को। इस दफ़ा पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के पास शायद वो सपोर्ट नहीं है, वो ATMs नहीं है, लेकिन इसके बावजूद उनके सियासी मकबूलियत के ऊपर कहा जा रहा है कि काफ़ी ज़्यादा है। लेकिन दूसरी तरफ पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून है जो ये कह रही है कि हम 2 माह के अंदर पिछले 4 साल की गलतियां सुधारने की कोशिश तो कर रहे हैं, लेकिन इन गलतियों को सुधारने में उसका अपना सियासी नुकसान भी हो रहा है। महंगाई और लोड शेडिंग बढ़ रही है, जिसकी वजह से लोग जो है इस वक्त मौजूदा हुकूमती कारकर्दगी पे सवालात उठा रहे हैं। क्या इसका भी असर सियासी मैदान में नजर आएगा पंजाब के? ये सारे अहम सवालात, कुछ अहम सियासी तज़्ज़े-निगार, कुछ अहम सियासी शख्सियात प्रोग्राम में साथ होंगे। आज पंजाब के ज़मीनी इंतखाबात से प्रोग्राम का आगाज़ करते हैं। जनाब नसरुल्लाह मलिक साहब सीनियर सहाफ़ी हैं, एंकर पर्सन है, किसी तारुफ के प्रोग्राम में साथ मौजूद हैं। उज़्मा किरदार साहिबा प्रोग्राम में साथ मौजूद हैं। मुनर्रिफ रहनुमा है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की। नज़ीर लगारी साहब सियासी तज़्ज़े-निगार हमारे साथ प्रोग्राम में साथ मौजूद होंगे। नसरुल्लाह मलिक साहब, आपसे शुरुआत करना चाहूँगा। पहले आपके नज़दीक ये 20 सीटें इमरान खान साहब दावा करते हैं 20 निकालेंगे, राना सनाउल्लाह कहते हैं 16 निकालेंगे 20 में से, मलिक अहमद खान साहब कहते हैं कि 16 से 17 निकालेंगे हम। आप क्या समझते हैं नसरुल्लाह साहब, क्या पल्स है लोगों की वहां पे? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देखें, अगर आप पाकिस्तान तहरीक इंसाफ और PMLN का कंपैरिजन करें पंजाब के अंदर, तो ये बात आपको माननी पड़ेगी कि 2018 के इलेक्शन के अंदर भी PMLN पंजाब की सबसे बड़ी सियासी जमात थी अरकान असम्बली के लिहाज से, और इलेक्शन में PMLN के जो मेम्बरान असम्बली थे वो ज़्यादा थे। PTI ने आज़ाद अरकान को साथ मिला के पंजाब के अंदर हुकूमत बनाई थी। दूसरी बात यह है कि जिन ज़िमनी इंतखाबात सीट्स के ऊपर इंतखाबात हो रहे हैं, यहाँ से भी 10 के करीब ऐसे उम्मीदवार हैं जहाँ आज़ाद जीते थे। आज़ाद जीतने के बाद PTI में शामिल हुए, जबकि 10 ऐसे उम्मीदवार हैं जो PTI के टिकट पर जीते और PTI को छोड़कर या मुनहरफ होकर अब वो उनके पास टिकट्स जो हैं वो PMLN की हैं। PTI का बयानिया पॉपुलर हुआ है। PTI ने एक बयानिया अख्तियार किया कि हमारी हुकूमत को एक साजिश के तहत निकाला गया। फिर दूसरा बयानिया ये अख्तियार किया कि हमारे जो मुनहरफ लोग हैं ये लौटे हुए, इन्होंने पार्टी को छोड़ा, ये दूसरा बयानिया। तीसरा बयानिया, इमरान खान साहब एक बड़ा मुज़ाहमती लीडर के तौर पे निकले हुए हैं, इस्टेब्लिशमेंट को ललकार रहे हैं, और साथ ही साथ वो अपने मुखालफिन को कह रहे हैं कि उन्होंने मुल्क को तबाह बर्बाद किया और ये सारे चोर हैं, डाकू हैं, ये वापस इक़्तिदार में आना चाहते हैं। अब दूसरी तरफ PMLN है। PMLN के पास पंजाब के अंदर एक भरपूर सपोर्ट हासिल है। PMLN इलेक्शन के मैदान की एक बड़ी मजबूत सियासी जमात है। PMLN को इलेक्शन डे का भी पता है कि इलेक्शन कैसे लड़े जाते हैं। PTI की पॉपुलैरिटी सोशल मीडिया पे या उन पोश एरियाज़ में बड़ी है पहले की निस्बत, लेकिन ये कहना कि PMLN का वोट सारा ट्रांसफ़र हो गया है PTI की तरफ, अच्छा, ऐसा नहीं है। तो मेरे ख्याल में अगर देखा जाए मजमूई तौर पे, फिर दूसरा पंजाब के अंदर हुकूमत जो है वो PMLN की है। इस वक्त मरकज़ के अंदर हुकूमत PMLN पीपल्स पार्टी इत्तेहाद की हुकूमत है। अब पंजाब के अंदर बाज़ हलकों के अंदर जहाँ सियासत धड़ेबाजियाँ ग्रुप्स जो हैं वो ये देखते हैं कि हुकूमत जो है अगली हुकूमत कौन सी होगी, किसके साथ उन्हें चलना है, तो ये एज हुकूमत का सबसे बड़ा PMLN के पास है। इंतज़ामी मशीनरी यकीनी बात है वो भी जो हुकूमत होती है उसके अंडर होती है। लोगों को ये होता है कि हमारे जो मसाइल हैं वो भी शायद कौन हल कर सकता है। इसलिए ये सोचना कि महज बयानिया की बुनियाद पर इमरान खान साहब 20 सीटें जीत जाएंगे, मेरा ख्याल है पाकिस्तान की ग्राउंड रियलिटी से बड़ी मुख्तलिफ है। नसरुल साहब, क्या आपको ये समझना PTI को भी चाहिए? अगर 20 सीटें इसमें अगर तज्जिया कर सकें कि इसमें इलेक्टेबल्स का कितना किरदार है और इसमें सियासी कैंपेन या पॉलिटिकल पॉपुलैरिटी का कितना किरदार है, कितनी सीटें ऐसी हैं जो आपको लगता है कि सिर्फ इलेक्टेबल्स निकाल सकते हैं? मेरे ख्याल में 10 के करीब ऐसी सीटें हैं जहाँ इलेक्टेबल्स मजबूत उम्मीदवार हैं जो PMLN के पास चले गए हैं।
वो ये इलेक्शन जीत सकते हैं। उसमें से वो 7 जीत जाते हैं, 8 जीत जाते हैं। मैं आपको छोटी सी मिसाल दूँ खुशाब के अंदर। खुशाब में जो है इस वक्त लीडिंग पोजीशन में आसिफ भा हैं जो PMLN के थे, लेकिन उनको टिकट नहीं मिला, लेकिन वो आज़ाद हैसियत में इलेक्शन लड़ रहे हैं। अब वहाँ PTI और PMLN दोनों उनसे पीछे नज़र आती हैं। तो इस सूरत हाल में, और इस बात का भी गालिबन इम्कान ये हो सकता है कि आसिफ भा जीतने के बाद अगर पंजाब में हुकूमत बनती है PMLN की, तो यकीनी बात है वो PMLN का साथ देंगे। लेकिन ये बयानिया, मैं आपको एक हल्के की मैं आपको मिसाल दी है कि वहाँ बयानिया दोनों जमातों का उतना ताकतवर नहीं चल रहा जितना एक आज़ाद उम्मीदवार का बयानिया ताकतवर चल रहा है। इसलिए कि वो पॉपुलर आदमी हैं, वो शहर के अंदर काम करते हैं, लोगों से मिलते हैं, उनको टिकट नहीं मिला, लेकिन अब वो दर्द सर बन गए हुए हैं दोनों से बड़ी सियासी जमातों के लिए। इसलिए पंजाब के इलेक्शन बड़ा मुख्तलिफ इलेक्शन होगा। अगर आप जायज़ा लें, 20 में से इमरान खान साहब कहते हैं 20 जीत रहे हैं, PMLN कहती है हम 15-16 जीत रहे हैं, 4 PTI लेके जा रही है। लेकिन अगर बड़ा मोहतात तजिया किया जाए तब भी PMLN को 12 से 14 नशिस्तों पर इस वक्त भी सबकत हासिल है। और PMLN अगर 10 सीटों से ज़्यादा सीटें जीत जाती है तो इमरान खान साहब का ये बयान जो है नसरुल्लाह साहब, 9 सीट जो इमरान खान साहब का बयान है कि 20 की 20 सीटें जीत जाएंगे, तो ये दावा वो किस बुनियाद पर कर रहे हैं, या फिर ये भी उनका रिटोरिक है, बस एक बयान दे दिया उन्होंने, जिस तरह उन्होंने कहा था 5 करोड़ नौकरियां, 10 करोड़ घर दे दूंगा? देखिए, मेरे ख्याल में इमरान खान साहब को बाज़ हलकों की सियासत का इदराक नहीं है। PMLN को हर हलके की सियासत का इदराक है। एक पुराने खिलाड़ी हैं वो सियासी मैदान के अंदर, उनके पास बड़े जोड़ तोड़ है, उनके पास बड़ी ग्रुपबंदी है। PTI ज़्यादातर डिपेंड करती है अपनी सोशल मीडिया पर और एक अवामी जो उनके पास एक भरपूर सपोर्ट हासिल है उसके ऊपर। अब मैं छोटी सी मिसाल दूँ आपको। पंजाब के अंदर शफकत महमूद साहब सदर थे, राजा यासर हमायूं साहब सेंट्रल पंजाब के अंदर सदर सेक्रेटरी थे। अब यास्मीन राशिद साहब को ले आए और उनको वहाँ भेज दिया गया है उस पिंडी डिवीज़न की तरफ और उस पंजाब के उस हिस्से की तरफ। PTI की अपनी तंजीम साजी के अंदर कोई ऐसा बड़ा मजबूत सियासी लीडर कद काठ वाला नहीं है। शाह महमूद कुरैशी साहब अपनी सीट के ऊपर फंसे हुए हैं, उन्हें अपनी सीट का जीतना, उनको अपने बेटे की सीट का बड़ा मुश्किल लग रहा है। बड़ा वहाँ कंपटीशन बन चुका है, क्योंकि यूसुफ रज़ा गिलानी का पूरा ख़ानदान, साबिक़ वज़ीर-ए-आज़म, पीपल्स पार्टी पूरा जोर लगा रही है। PMLN का टिकट जिस शख्स के पास है, नौजवान के पास, सलमान नईम, उसने आज़ाद हैसियत से शाह महमूद कुरैशी को शिकस्त दी थी। लेकिन उस पर तो मेरे ख्याल में इस लिहाज से अगर आप देखें, खुद पार्टी ने हरवाया था, तहरीक इंसाफ ने, जहांगीर तरीन ने हरवाया था, तो इस दफ़ा सूरत मुख्तलिफ है सलमान नईम साहब के हवाले से। अब जगीर खान तरीन भी सलमान नईम के साथ हैं, अब PMLN भी सलमान नईम के साथ है। अब जो नाराज़ धड़ा है शाह महमूद कुरैशी साहब से, जो नाराज़ है कि 4 साल वो अपने हल्के में नहीं आए, वो भी उनके साथ है। अब पीपल्स पार्टी भी, और यूसुफ रज़ा गिलानी साहब, उनका मूसा गिलानी का हल्के के कुछ हिस्से आते हैं यहाँ पे, वो भी उनके साथ हैं। तो इस लिहाज से तो सलमान नईम को ज़्यादा सपोर्ट हासिल है। दूसरी मैं जो आपसे अर्ज़ कर रहा था कि PTI के अंदर उस तरह की सियासी कद काठ की लीडरशिप अब नहीं है। जहांगीर खान तरीन का किरदार था, अब्दुल अलीम खान का लाहौर के अंदर एक बड़ा भरपूर किरदार था। जहाँ से अब्दुल अलीम खान जीते थे वहाँ से PTI का जीतना नामुमकिन था। और दूसरी एक बात ज़हन नशीं रखनी चाहिए, वो ये है कि 2018 के इलेक्शन में जिस तरीके से इस्टेब्लिशमेंट की सपोर्ट इमरान खान साहब को हासिल थी, उसकी पाकिस्तान की सियासी तारीख में कोई मिसाल नहीं मिलती। यानी कभी ये नहीं हुआ पूरे पाकिस्तान की सियासी तारीख में। हाँ, ज़रूर इस्टेब्लिशमेंट के साथ मामलात कभी किसी जमात के बेहतर हैं, कभी किसी जमात के बेहतर हैं, लेकिन ऐसा कभी नहीं हुआ कि रात को टिकट मिले नेशनल असम्बली का, PMLN का, और लोग खुशी से ढोल बजाते अपने गांव में पहुँचें, ऐलान करें कि हम टिकट लेके आ गए हैं, लेकिन अगले ही लम्हे वो नवाज शरीफ साहब का टिकट वापस कर दें और PTI का गले में कपड़ा डाल के ऐलान कर दें कि हम PTI का टिकट लेने जा रहे हैं। ऐसी पाकिस्तान की सियासी तारीख में शायद ही कोई मिसाल कभी मिली हो। बेशुमार जनूबी पंजाब महाज आपके सामने है। जनूबी पंजाब महाज को जिस तरीके से शामिल कराया गया, फिर जनूबी पंजाब महाज को शामिल कराने के बाद जनूबी पंजाब को सूबा न बनाया जा सका, फिर सूबे के अंदर उस्मान बुज़दार साहब की कारकर्दगी जितनी जो है वो मुतासर किया उसने PTI को, ये सारे फैक्टर्स मिलाने के देखना पड़ेगा। अब हमारे यहाँ होता क्या, मरीम नवाज साहब जलसा करती हैं, उनमें से अगर 10, 12, 15 हज़ार लोग आ जाते हैं तो हम लोग समझते हैं शायद मरीम नवाज पूरे पाकिस्तान के अंदर स्वीप कर रही हैं। इमरान खान साहब जलसा करते हैं, 10-15 हज़ार लोग वहाँ पे आ जाते हैं, हम ये तोक्को लगा के बैठे हैं कि अब इमरान खान साहब पूरे मुल्क के अंदर स्वीप कर रहे हैं। इलेक्शन बड़ा मुख्तलिफ प्रोसेस है। वोटर को अपने पोलिंग स्टेशन तक लेके जाना, वोट डालना, ग्रुपिंग, धड़ेबंदियाँ, बिरादरियाँ,
टिकट होल्डर का अपना रसूख, पार्टी का वोट, ये सारी चीज़ें मिला के इलेक्शन जीता जाता है। तो इस बुनियाद पर यह कहना कि इमरान खान साहब 20 की 20 नशिस्तें जीत जाएंगे, मेरे ख्याल में ये खाम ख्याली। अच्छा, आप इसको खाम ख्याली कहते हैं और आप ये कहते हैं कि 10 से 12 सीटें आपको लगता है आराम से, यानी नून लीग 12 से 14 सीटें आप कहते हैं कि नून लीग के लिए है कि तवक्को के वो आराम से निकाल सकती है। उस्मा साहब, ये जो अभी अज़हरुल मलिक साहब भी फरमा रहे हैं और उसमें यकीनी तौर पे किरदार था इस्टेब्लिशमेंट का भी, जिसका वो निशानदेही भी कर रहे हैं। दूसरा एक जहाज़ था जहांगीर तरीन साहब का, जहांगीर तरीन साहब का खुद अपना बयान है ऑन रिकॉर्ड, वो कहते हैं कि फिर 8 हमारे कैंडिडेट्स कम थे, फिर इमरान खान साहब ने मुझे कहा और फिर जहाज़ आ गया, और फिर जहाज़ आ गया, फिर हमने देखा किस तरह इंडिपेंडेंट कैंडिडेट्स या दूगर जो थे उनको तहरीक इंसाफ में उनकी शमूलियत हुई। तो वो किरदार क्या था? आप उस पर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ में क्लोजली मॉनिटर कर रही थी, देख रही थी, और उसको कितना, उस कमी को कितना महसूस करेगी तहरीक इंसाफ इस इंतखाबात में? जी, ये बड़ा एक अहम सवाल आपने किया है सुफान। बिल्कुल जहांगीर तरीन की बड़ी इंपॉर्टेंस थी 2018 के भी इलेक्शन में। वहाँ पे भी जब वो जहाज़ों में आते थे तो वो बहुत सारे लोग बाद में उनको कैबिनेट में वजारतें दी गई थी, जिसकी वजह से पंजाब में हुकूमत बना सकी थी पीटीआई। लेकिन मेरे ख्याल में जो अभी 17 को जहांगीर तरीन साहब का रोल है वो उससे भी ज़्यादा अहम है, क्योंकि आपको पता है कि इसमें बहुत सारे ऐसे कैंडिडेट्स हिस्सा ले रहे हैं जो कि जहांगीर तरीन के ग्रुप में थे। लंगड़ियाल साहब हैं, चीमा साहब हैं, सलमान नईम साहब हैं, काफी लंबी लिस्ट है जो कि अब सब नून के टिकट से इलेक्शन लड़ रहे हैं। और पहले भी ये जीते थे अपनी सीटें और बड़े मार्जिन से ये जीते थे। अब इनका अपना वोट, फिर उसके बाद पीएमएलएन का वोट, फिर साथ आप पलड़े में वो पीपल्स पार्टी का भी वोट डाल दें, तो पीटीआई के लिए कोई आसान नहीं होगा इन सारी चीजों को काउंटर करना। अब सलमान नईम की मैं अभी बात सुन रही थी, नुसरुल्लाह मलिक जो बता रहे थे, ये वो नौजवान है जिसने इनकार कर दिया था कि मैं सुप्रीम कोर्ट में अपील में भी नहीं जाऊंगा, मैं सीधा इलेक्शन में मुकाबला करूंगा। तो बड़ा ये एक हिम्मत वाला जवान है और इसकी बड़ी वर्किंग है अपने हलके में। और इसी तरह से जो बाकी लोग हैं, देखिए 2018 में भी 129 सीटें थी पीएमएलएन की और 123 सीटें थी पीटीआई की। तो इनका जो मैंडेट है वो वैसे ही ज्यादा यहाँ पे है पंजाब में। और अब दूसरे लेवल प्लेइंग फील्ड तो सारों को मिल रहा है। आज ही इलेक्शन कमीशन ने जो है वो उनको बुला के हमजा शहबाज साहब के लॉयर को कहा कि जी क्यों आपने ये रोशन घर की प्रेस कॉन्फ्रेंस की है, ऐसे नहीं आपने करनी है। तो देखिए इलेक्शन कमीशन पूरी तरह से देख रही है, उनकी नजर हर एक पे है ताकि हर एक को एक लेवल प्लेइंग फील्ड मिल जाए। लेकिन इसके हैविंग सेड दैट, जो एक नून का जो वोट है पंजाब में वो फिक्स्ड है बहुत एक। लेकिन उस्मान साहब, ये हमने देखा है कि जो फैसले अभी हुए हैं, जो खासतौर पे वाकई हुकूमत ने जो मईशत संभालने की कोशिश में पेट्रोल बढ़ाया या लोड शेडिंग बढ़ रही है, उसके साथ भी जीतना मुमकिन है ज़मीनी इंतखाबात नून लीग के लिए, खासतौर पे पाकिस्तान तहरीक इंसाफ जिस तरह बयानियां बना रही है एग्रेसिवली इनकी गवर्नेंस के ऊपर। देखिए पीटीआई जो है उनको पहले तो ये बताना पड़ेगा ना आवाम को कि उन्होंने 3.5 साल में किया क्या है। पहले ये बताए ना कितने घर, कितने नौकरियां। वो आपने जो पहला सवाल पूछा था, मुझे तो मेरी तो हंसी छूट गई थी। 20 की 20 सीटें तो वो वैसे ही जीतने जितने वो करोड़ों घर और करोड़ों नौकरियां आनी। तो ये जो है ये बताते खुद स्टेटमेंट आपको बता रही है कि कितनी घबराहट है और कितने हालात वहां पे जो है वो तज़ब्ज़ुब का आलम है। तो और आप अगर देखें तो इन्होंने खान साहब ने बड़ा एक एज यूजुअल हर इलेक्शन से पहले वो कहते हैं जी मैंने तो अब अपना टिकट नजरियाती कारकुन को देना है, और उसके बाद जब आप देखते हैं कि जब टिकटों की बंदरबांट होती है तो नजरियाती कारकुन तो दूर दूर तक कोई दिखाई नहीं देता है। तो अभी भी यही सिचुएशन चल रही है। तो वहां पे आपस में बहुत इनके तंजीमी तौर पे हालात बहुत खराब है। मैं देख रही हूँ कि बाकी पार्टीज के जो तंजीम है वो बड़ी एक सॉलिड ग्राउंड पे खड़ी होती है।
शायद ये है कि एक उनकी कॉन्फ्लिक्ट रेजोल्यूशन है पार्टी में, कोई लीडरशिप देखती है कि भी अगर दो धड़े हैं तो उनको किस तरह से आपस में अलाइन करना है, किस तरह से उनको आपस में उनकी जो डिफरेंसेस है उनको कैसे दूर करना है। लेकिन पीटीआई में ये बात नहीं है। पीटीआई में कोई किसी को नहीं देखता, कहते लड़ने दो, मरने दो, आपस में देखी जाएगी की होता है। सो अब देखिए 17 का दिन जो है बड़ा एक इम्पोर्टेंट दिन है, वो डिसाइड करेगा कि पंजाब में किसकी हुकूमत होनी है और हम सारों की नजरें उस पर लगी हुई हैं। ब्रेक लेते हैं नाज़रीन, ब्रेक के बाद वापस आते हैं। उस्मा साहिबा साथ मौजूद हैं, उस्मा किरदार और नसरुल्लाह मलिक साहब, नज़ीर लगारी साहब भी। एक ब्रेक के बाद वापस आते हैं। अहम हालात इस हुकूमत का एहतसाब जो चल रहा है या पे जो इंक्वायरीज खुल रही हैं, इस पर कुछ बात करेंगे। इस ब्रेक के बाद हमारे साथ रहिए। वेलकम बैक। आप देख रहे हैं बेनकाब और आज बेनकाब में तफसीलन पंजाब के ज़िमनी इंतखाबात पर गुफ्तगू हो रही है कि आखिरकार किसका पलड़ा भारी है सियासी तौर पर। एक और अहम तरीन हमने देखा पिछले हफ्ते और रिसेंटली अब जो डेवलपमेंट्स हो रही हैं, कुछ अहम केसेस में पेशरफ्त हुई है। हमने देखा इससे पहले एंटी करप्शन पंजाब की कुछ कार्रवाइयाँ हुई। फैसलाबाद इंडस्ट्रियल एस्टेट के 2 अहम एहलकार गिरफ्तार किए गए। इसी तरह फराह खान के हवाले से एक और पेशरफ्त ये हुई कि सिक्योरिटी एक्सचेंज कमीशन को एंटी करप्शन ने ख़त लिख के उनकी कंपनी की तफसीलात जो गुजरांवाला डेवलपमेंट अथॉरिटी में हाउसिंग सोसाइटीज़ हैं उस हवाले से तफ्तीश करने के हवाले से पेशरफ्त हुई। इसी तरह दीगर अहम मामलात में तोशाखाना और दीगर अहम मामलात में मामलात आगे बढ़ रहे हैं। एक और मामला जो कि मलिक अहमद खान और अता ताड़ा साहब ने उठाया था, वो फैसलाबाद का ही वो प्लॉट जो 60 करोड़ रुपए का इस पर जिसकी मालियत थी वो 83 लाख रुपए पर एकड़ पे इनको दे दिया गया, उसकी तफसीलात भी सामने आई। आखिर ये एहतसाब का बयानिया किस तरह आगे बढ़ा है, नज़ीर लगारी साहब से भी जानते हैं। नज़ीर लगारी साहब, ये एहतसाब जो अब हो रहा है ये इंतकाम है या ये एहतसाब है? क्योंकि साबका हुकूमत ने इंतकाम किया, फिर आज हम देख रहे हैं कि ये नून लीग अब जो कर रही है, क्या ये एहतसाब है या ये भी इंतकाम है? नज़ीर लगारी साहब, पब्लिक अकाउंट्स कमेटी ने तलब किया और वो नहीं है। हालांकि पब्लिक अकाउंट्स कमेटी कर सकती है, समन कर सकती है, अरेस्ट का ऑर्डर कर सकती है और करना चाहिए। मैं कहता हूं कि चेयरमैन नायब, जो साबिक चेयरमैन नायब है, उनको बुलाने के लिए तो बाकायदा समन करके या वारंट निकाल कर उनको बुलाना चाहिए, पेश होकर वो बताएं। अच्छा, ये जो तरीकाकार रहा है कि मुखालफीन को निशाना बनाया जाए, ये का पूरा दौर जो था, जरदारी ने कोई ऐसा दौर नहीं देखा सवाए इस दौर के और इससे पिछले दौर के कि वो जेल में ना गए हों, वरना इधर नवाज शरीफ इक़्तिदार में आया और जरदारी जेल में चले गए और 3 बार ऐसा हुआ कि वो हमेशा जेल में ही रहे। अब इस दफा जेल में नहीं है बल्कि हुकूमत उनके साथ बैठे हुए हैं। तो जब पीटीआई आई तो पीटीआई ने अपने मुखालिफिन सबको जेल में डाला, कोई किसी को नहीं छोड़ा। इन्होंने PMLN के तमाम लीडरों को जेल दिया, पूरी लीडरशिप जेल में चली गई और पीपल्स पार्टी की लीडरशिप जेल में चली गई। जरदारी साहब जेल में पड़े हुए थे, अब वो आए हैं तो जाहिर है उनके खिलाफ भी ये कार्रवाई कर रहे हैं और हम इसको जस्टिफाई नहीं करेंगे। मसला ये है कि कंक्रीट मामला जो बिल्कुल आपके पास वाज़ेह सबूत मौजूद हो, आप कार्रवाई करें और कोई भी इदारा कार्रवाई करे तो उससे किसी को फरार अख्तियार नहीं करना चाहिए और जाकर अपने आप को पेश करना चाहिए। अगर किसी ने कुछ नहीं किया है तो फिर वो क्यों छुपता फिर रहा है? नहीं नज़ीर साहब, क्या ये जो अभी जो हो रहा है ये देखते हैं, जिससे पहले हमने देखा बयानिया बनता था, करप्शन का प्रेस कॉन्फ्रेंस होती थी, वहां तक महदूद रहता था, केस कोर्ट ऑफ लॉ में जाके प्रूव नहीं हो सकता था, फिर या तो बेल होती थी या लोग अक्विट हो जाते थे। क्या ये जो अब केसेस बन रहे हैं, फराह गोगी पे बन रहे हैं, उस्मान बुज़दार पे बन रहे हैं, आपको लगता है ये सब्सटैंशियल कोर्ट ऑफ लॉ में एविडेंस है या फिर ये भी सिर्फ बयानिया और प्रेस कॉन्फ्रेंस की हद तक है मामला? देखिए, बात सुने, उनके बारे में भी और इनके बारे में भी बातें तो हम सुनते हैं ना, हमें बताया जाता है। मुझे आज तक नहीं समझ में आया, वो कहते हैं कि जी फलूदे वाला पकड़ा गया था, एक पापड़ वाला पकड़ा गया था। मैंने आज तक नहीं देखा है कौन था पापड़ वाला, कहाँ था पापड़ वाला, कहाँ था फलूदे वाला, कौन वो तालिब इल्म था, किसकी अकाउंट में जो है लाखों करोड़ों रुपए चले गए, हमने कोई नहीं देखा।
कश्ती एक पकड़ी गई थी, उसमें जो अरबों रुपए जा रहे थे। भाई वो कश्ती कहाँ थी, हमें तो दिखाओ ना। उस कश्ती के अंदर पैसे कहाँ रखे थे, हमें भी दिखाओ। कहानियां बना ली गई और कहानियों को फैलाया गया था, ऐसा हुआ था। एविडेंस होता तो सामने आते, कोई पापड़ वाला होता तो हम देखते कि कहाँ है, कोई फलूदे वाला होता तो हम देखते कि कहाँ है। अगर ये कर रहे हैं तो अगर एविडेंस के साथ आ रहे हैं तो एविडेंस जाकर कोर्ट के सामने पेश करें और जाकर अपने फैसले लें। अगर मीडिया पर चलाना है तो मीडिया पर उन्होंने भी बहुत चलाया, हर दौर में चलता रहा है, ये भी मीडिया पर चला रहे हैं। और लेकिन ये जो मामला इमरान खान साहब के इर्द गिर्द आ रहा है, नाम जो सामने आ रहे हैं नज़ीर लगारी साहब, आपको हैरान कुन ये था, ये शॉकिंग था? इमरान खान साहब पूरी जिंदगी कहते रहे करप्शन के खिलाफ बात करते रहे, 90 दिन में करप्शन खत्म कर दूंगा। आज किससे नज़ीर लगाए सब खुल रहे हैं, उनकी अहलिया के दोस्त के, उस्मान बुज़दार के, उनके अपने करीबी लोगों के। आपको सरप्राइजिंग या शॉकिंग लगा, या आप समझ रहे थे कि ये है मामला, ऐसी गड़बड़ी था सारा? अच्छा, हुआ है खास तौर पर जब इन्होंने एडमिट कर लिया कि जी हमने तोशा खाना से वो निकलवा कर, तहफ़ निकलवा कर और उनको बेचा है, मान रहे हैं। और ये कि किस कीमत पर आया, उसकी कीमत क्या थी, फिर उसकी इस कीमत में खरीदा गया और फिर बेचा गया। इन्होंने कहा कि हमने रोड बनवाया था, वो रोड का तो कोई रिकॉर्ड ही नहीं है। रोड किसने बनवाया था, कहाँ बनवाया था, वो तो इनके बरसरिकदार आने से पहले 2019 से भी पहले जो है वो रोड का कुछ टेंडर हुआ था, वो टेंडर बना था कि तोशा खाने के अंदर ये चीजें आने से पहले ही इन्होंने वो जो बनवाई थी क्या कीमत बाद में वसूल की और इंतजार कर रहे थे कि सऊदी शहजादे का तोहफा आएगा, उसको बेचूंगा, फिर रोड बनाने में लगा दूंगा। नहीं, इन्होंने बाकायदा किए ना भाई। ये तोशे खाने के जो जितना ये छुपाते रहे हैं वो सारी चीजें अब खुलकर सामने आ गई हैं। मैं कहता हूँ चोरी 1 रुपए की भी चोरी है, 100 रुपए की भी चोरी है, 1000 की भी चोरी है, करोड़ की या अरब की या खरब की चोरी है, कोई भी करे। अब ये थोड़ी हो सकता है कि ये कहें कि जी इमरान खान बड़े पारसा हैं तो चोरी कर नहीं सकते। आप क्यों, तो मान लिया है ना इन्होंने कि हाँ मैंने तहफ़ वहां से खरीदे और बेच दिया महंगी कीमत। तहफ़ क्या उन्होंने, जिन्होंने आपको तहफ़ दिए थे इसलिए दिए थे कि जाकर मार्केट में बेच देना, और वो फिर ये कि वो तहफ़ वो अपना खुद ही खरीदे। जाहिर है चंद घड़ियां बनती हैं या चंद चीजें बनती हैं। तो अगर उन्होंने दुनिया में ऐसी 2 घड़ियां बनी होंगी, जब वो मार्केट में बिकने के लिए जाएगी तो पहला इतला तो उसी को, ये जनाब आपकी एक घड़ी बिकने के लिए आई है, तो वो हैरान हो जाएगा। और हो गए होंगे हैरान सऊदी शहजादे, यार मेरी घड़ी बिकने के लिए आ गई। फिर मालूम हुआ कि जी कि कौन है फरोख्त करने वाला, फिर बता दिया होगा जनाब इमरान खान साहब वज़ीर आज़म पाकिस्तान की तरफ से आई है। तो क्या हमारे मुंह में रह गया होगा, क्या हमने सोचा होगा किस पाए का बंदा हम लेकर आए हैं और किस तरह की सोचा रही है सारा। एग्जैक्टली। नसरुल्लाह मलिक साहब, आपकी इत्तलात क्या हैं, क्योंकि जो करप्शन केसेस बन रहे हैं कितने ठोस केसेस हैं कि आगे जाके कोर्ट ऑफ लॉ में स्टैंड कर पाएंगे? कितना फ़र्क है आज एहतसाब जो हो रहा है या जो इंक्वायरी शुरू हुई है इसमें और जो तहरीक इंसाफ कर रही थी, क्या मौजूदा हुकूमत भी उस रस्ते पर चल रही है नसरुल्लाह मलिक साहब? देखिए, मैं समझता हूँ एक बड़ी बुनियादी सी बात है जो समझने वाली है, लेकिन कोई उस बात को सुनने को तैयार नहीं है। बदकिस्मती से हमारे यहाँ वाइट कॉलर क्राइम जो है वो बड़ा आम है और बहुत से लोग इसमें मुलव्वस हैं। आपके मुल्क के अंदर लोग काम करवाने के भी पैसे ले लेते हैं, किस ट्रांसफ़र पोस्टिंग के भी पैसे ले लेते हैं, कॉन्ट्रैक्ट्स में से भी कमीशन ले लेते हैं। मैं किसी फ़र्द का अगर नाम ना भी लूँ तो क्या इसमें कुछ शक है कि हमारे यहाँ किसी भी ठेके के अंदर जो है वो बिल की मंजूरी से लेके SDO से लेके इवन आपकी अदायगी तक आपको एक परसेंटेज देनी पड़ती है। ये बड़ी बदकिस्मती है और इस बदकिस्मती से ये हमारे अंदर बड़ी सरायत कर चुकी है। इससे बचने के एक लंबा प्रोसेस है। सोसाइटी की तरबियत की जाए, कानून सख्त किए जाएँ, फिर ऑक्शन का जो है पूरा डिजिटलाइज कर दिया जाए चीज़ें, तो शायद इसमें कमी वाक़ई हो सकती है। लेकिन जब ये कहा जाता है ना कि फ़लाँ पार्टी फरिश्ता है, फ़लाँ पार्टी बड़ी दयानतदार है, फ़लाँ शख्स बड़ा ईमानदार है, वो 62-63 पे पूरा उतरता है, बाकी कोई नहीं उतरते, तो मैं समझता हूँ ये शायद बहुत ज़्यादा एग्जैजरेशन है। पाकिस्तान के अंदर बहुत से ऐसे लोग हैं, लोग कई सवाल करते हैं जी हमें बताइए फ़लाँ शख्स ने कोई फैक्ट्री लगाई है? बिल्कुल नहीं लगाई। बाज़ लोगों को फैक्ट्री लगाने की ज़रूरत नहीं होती, इसलिए कि फैक्ट्री वाले उनके साथ होते हैं, वो उनके ऊपर करोड़ों रुपये निछावर करते हैं, वो उनके सारे खर्चे देते हैं। यानी आप अंदाज़ा करें कि इमरान खान साहब की मिसाल ही ले लें।
जिस घर के अंदर वो रहते हैं 300 कनाल से ऊपर का घर है, अगर उनको बिजली का बिल ही देना पड़ जाए बगैर किसी कारोबार के तो वो कैसे दे सकते हैं? अगर उन्हें मेहमानदारी जो उनके घर के अंदर जो उनका लाइफ स्टाइल है उसको ही देख लिया जाए तो ये पैसे कहाँ से पूरे किए जा सकते हैं? अब मसला ये है कि बाद लोगों ने तरीकाकार ये रखा होता है कि ठीक है यार कोई काम करवा के पैसे इकट्ठे कर लेने हैं, बाद लोगों ने ये तरीकाकार रखा होता है कि कुछ बड़े अमीर लोग साथ मिला के उनसे पैसे ले लेने हैं। दोनों गलत हैं। मसला ये है कि हमने ये जो एक तफरीक बना दी है ना, कोई बात नहीं जी, जहांगीर खान तरीन ने लगा दिए 20 करोड़ पे, आपको क्या तकलीफ है? अलीम खान साहब ने लगा दिए 20 करोड़ पे, आपको क्या तकलीफ है? भाई अगर आप इतने ही दयानतदार थे, आप इतने ही मुत्तकी और परहेजगार थे, आप अपनी गाड़ी इस्तेमाल करते, आपको लैंड क्रूजर अपने इन लोगों से लेने की ज़रूरत क्या थी? फिर आपको टिकट्स भी देने पड़ते हैं, फिर आपको उन ग्रुप्स की बात भी माननी पड़ती है, फिर आप उनको उनके आपको काम भी करने पड़ते हैं। इसलिए पंजाब के अंदर भी अगर बुज़दार साहब को कोई गाड़ियाँ पेश कर रहा था, अगर फ़रा बीबी को कोई तोहफे तोहफ़ दे रहा था, अगर कोई बुशा बीबी को तोहफे तोहफ़ दे रहा था तो वो किस लिए दे रहा था? क्या फीस भी ले दे रहा था? मसला ये है कि मेरे ख्याल में इसमें अक्रॉस दी बोर्ड अगर आप देखें बेशुमार लोग इसमें मुलवस पाए जाते हैं। किसी भी पार्टी के अंदर आप चले जाएँ आपको ज़रूर ऐसे लोग मिलेंगे जो रिश्वत भी लेते हैं, जो गलत काम भी करते हैं, जो लोगों को ओबलाइज करके पैसे भी लेते हैं। हमारे यहाँ हमने वो हराम और हलाल की तफरीक मिटा दी है। असल में लोग समझते हैं, बाप बड़े लोग आपसे भी बहस करते हुए नजर आएंगे कि जी फलां शख्स तो किसी का काम करवा के पैसे लेता है जी, उससे क्या फ़र्क पड़ता है? भाई जब आप इस किस्म के काम करेंगे तो सरकारी अफसरान क्या करते हैं? गरीबों का काम आता है फाइल रोक लेते हैं, पैसे लेके फाइल आगे निकाल देते हैं। लेकिन नसरुल साहब सवाल ये कि ये अब जो नून लीग की अब जो इस वक्त दौर में हो रहा है, मलिक अहमद खान साहब को भी सुन रहा था, जो केसेस बन रहे हैं जैसे फराह के ऊपर जो एंटी करप्शन का केस है फराह खान के ऊपर 83 लाख का उन्होंने कहा जी प्लॉट था या फी एकड़ ज़मीन थी, 10 एकड़ का प्लॉट था और वो 60 करोड़ रुपए का था। कहा गया जी उसी रेट के ऊपर अयाज सादिक साहब को भी यही 83 लाख पर एकड़ के अंदर फैसलाबाद में एक प्लॉट अलॉट हो चुका है। तो अब जो नून लीग केस बना रही है वो केसेस जो है वो ठोस हैं या फिर ये भी सिर्फ एक बयानिया है या प्रेस कॉन्फ्रेंस की हद तक है कि वो करप्ट है, वो चोर है या उसने तोशा खाने से चुराया? ये कुछ साबित भी होगा ये नसरुल्लाह साहब? देखिए बहुत सारी चीज़ें साबित नहीं हो पाएंगी। तोशा खाना से अगर इमरान खान साहब ने कोई घड़ी बेच दी है, सवाल ये अगेन पैदा होता है कि इमरान खान साहब के पास अगर इस्तेहकाक था तो उन्होंने घड़ी बेच दी। अब ये गैर अखलाकी हरकत हो सकती है कि तोशा खाना से जो चीज़ें ली जाती हैं उसकी कीमत मुकर्रर करके वो अपने इस्तेमाल के लिए ली जाती हैं। तोशा खाना से चीज़ें लेने का मकसद कारोबार नहीं है। तोशा खाना से अगर आपको घड़ी अच्छी लगी है या आप चाहते हैं मैं ये घड़ी ले लूँ, आप उसकी जो पेमेंट जो भी स्टेट ने तय की है 20% है, 15% है, 30%, जिस वक्त के दौर में भी वो तय की गई है, आप वो जमा करवाते हैं और आप उसको इस्तेमाल करते हैं। तोशा खाना कारोबार के लिए नहीं है कि वहाँ सरकारी तोहफे तोहफ़ जमा होते रहें। यानी ये एक गैर अखलाकी हरकत हो सकती है, इसे आप कोई जुर्म साबित नहीं कर सकते। इसी तरीके से फराह बीबी के जो केसेस होंगे, ट्रांसफ़र पोस्टिंग होंगे, मुझे बताएं कौन पकड़ सकेगा? एक अगर आपने सरकारी अफसर का तबादला करवाया है, बुज़दार साहब से जाके आपने ऑर्डर करवा लिया, आपने सरकारी अफसर से पैसे पकड़ लिए हैं, ज़िंदगी में कभी बताएगा कि मैंने पैसे देकर ट्रांसफ़र पोस्टिंग करवाई थी? मसला ये है कि वाइट कॉलर क्राइम इतना ज़्यादा है और इतना मिक्सअप हो चुका है कि आपको अंदाजा करना ही मुश्किल हो जाता है। उस्मान साहब आपका पॉइंट ऑफ व्यू भी इस पे, मैं तो सिर्फ इस बात का कायल हूँ, इस बयानिए से इस पे क्या है? जी मैं एक जुमला अगर कह दूं, जी बिल्कुल एक जुमला अगर आपसे मैं कह दूं कि अगर आप इस बयानिए से हमें मेरे ख्याल में हमें निकल आना चाहिए कि जी फलां कम चोर है, फलां ज़्यादा चोर है, रुपए की चोरी करने वाला भी चोर है, 100 रुपए की चोरी करने वाला भी चोर है। यानी या मुत्तकी होने के इतने दावे ना करें, अपने आप को इतना नेक और पारसा ना बनाएं कि आप लोग कहें जी बाकी सारा मुल्क चोर डाकू है और हम बड़े पारसा हैं। मेरा नहीं ख्याल इमरान खान साहब के पास पंजाब के वज़रा फाइलें लेकर जाते रहे कि हजूर ये करप्शन हो रही है। इमरान खान साहब ने क्या एक्शन लिया? कोई एक्शन नहीं लिया। मेरे ख्याल में मसला ये है कि हमें अपने दोस्तों की करप्शन नज़र नहीं आती, दूसरों की नज़र आती है। आज PMLN के अंदर भी शायद ऐसा हो सकता है और होगा कि जो अपने PMLN के लोग होंगे अगर वो किसी ऐसी करप्शन में मुलवस पाए जाएंगे तो PMLN उनको नज़रअंदाज करेगी, PTI के लोगों को पकड़ लेगी। ये तारीख एक तसलसल है जिसमें हम गुजरते आए हैं और हर दौर के अंदर जो एहसाब हुआ है वो विक्टिमाइज करने के लिए हुआ है। लास्ट कमेंट आपका भी लेना चाहूंगा इसके ऊपर। ये जो केसेस बन रहे हैं आपको लगता है ठोस हैं? और ये क्या फराह और उस्मान बुज़दार और ये दीगर जिनके नाम आ रहे हैं सामने, क्या ये वादा माफ गवाह बनेंगे या गिरफ्तार होंगे या पाकिस्तान लाया जाएगा या हकीकी तौर पर रेड वारंट दे के फराह खान को? आपको लगता है हुकूमत संजीदा है इस पर? देखें सफ़ान, ये जो सारी
इमरान खान साहब की सियासत थी वो पिछले 20-22 साल से, उसका एक ही महवर था, वो एक ही चीज के इर्द गिर्द उन्होंने अपनी सियासी साख यहाँ तक पहुंचाई, और वो ये था कि मैं करप्शन के खिलाफ जिहाद करने निकला हूँ। बाकी पाकिस्तान में जो भी आया है हुक्मरान, वो लुटेरे हैं, वो चोर हैं, वो डाकू हैं, सिर्फ एक मैं हूँ जो आऊंगा और पाकिस्तान को बचाऊंगा और ये सारी लूटी हुई दौलत मैं वापस लेके आऊंगा। ये खान साहब का पूरा शुरू ए से लेके जेड तक उनकी सियासत का सारा निचोड़ इसमें था, और लोगों ने यही सोच के उनको वोट दिया कि ये एक ऑनेस्ट बंदा है और इससे करप्शन नहीं होगी और पाकिस्तान की तकदीर जो है वो बदल जाएगी। अब हुआ क्या? हुआ ये कि जो उन्होंने एक ख्वाब दिखाए थे कौम को, उससे उलट वो ख्वाब जो थे वो एक नाइटमेयर में बदल गए। वो इसलिए नाइटमेयर में बदल गए कि जो इर्द गिर्द खान साहब के सारे लोग थे, मौजूद थे, वो सारे उस करप्शन में ना सिर्फ इन्वॉल्व थे बल्कि वो उनके हाथों से उस करप्शन को जायज करवा रहे थे और लेजिटिमाइज करा रहे थे। इख्तियारात का जो गलत इस्तेमाल है उससे बड़ी एक जिसे कहते हैं ना एक्सट्रीम किस्म की करप्शन हो सकती है। एक फाइल को साइन करवा के अगर आप 60 करोड़ का जो प्लॉट है वो 8 करोड़ में आप ले सकते हैं, तो सही। उसमें साहब क्योंकि वक्त की किल्लत है, मुझे आपका जी शुक्रिया अदा करना होगा, वक्त क्योंकि इख्तिताम पे पहुंच रहा है। मैं माज़रत हूँ, मैं आपका शुक्रिया अदा करूंगा, आपने भी ज्वाइन किया, नसरुल्लाह मलिक साहब ने ज्वाइन किया और साथ में नज़ीर अपने प्रोग्राम में ज्वाइन किया। नाज़रीन, आप देख सकते हैं फीडबैक फेसबुक, ईमेल और ट्विटर पे पंजाब के बल्दिया ज़मीनी इंतखाबात और आगे जो भी इस पर इंतखाबी दंगल होंगे इस पर भी, और साथ साथ जो मुख्तलिफ केसेस और इनमें जो इंक्वायरी चल रही हैं इस पर प्रोग्राम करते रहेंगे। फीडबैक जरूर देगा, देखते रहेगा।